बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा लेक्चर फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड है। अपने इस लेक्चर में हमने जो चैप्टर 1 है इसको कम्प्लीटली डिस्कस करना है। इसका 1v1 जो लेक्चर है वो मैं ऑलरेडी डिलीवर कर चुका हूँ यूट्यूब पर। अभी हमने ये अपना जो चैप्टर है उसको कंप्लीट कर लिया है एक एक टॉपिक के हिसाब से। अभी इसकी कंप्लीट रिवीजन करने लगे हैं ताकि आपको चैप्टर को रिमेंबर करने में आसानी हो और एक ही लेक्चर में आपको सारे टॉपिक मिल जाएं और उन टॉपिक्स के जो मेन पॉइंट्स हैं उनकी रीजंस क्या बनती हैं, एमसीक्यूज कैसे बन सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम अपने इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आइए चलते हैं हम इंट्रोडक्शन ऑफ एटम की तरफ। एटम के इंट्रोडक्शन में सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे वो थे डेमोक्रिटस। इन्होंने 360 से 370 बीसी में एटम के बारे में कहा कि जो एटम है इसको हम मजीद डिवाइड नहीं कर सकते। मैटर का जो इंडिविजिबल पार्टिकल है उसको क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। ये डेमोक्रिटस ने कहा। एटम निकला है वर्ड एटमोस से, जो कि ग्रीक वर्ड है। एटमोस का मीन है क्या, इंडिविजिबल। डेमोक्रिटस ने क्या कहा, एटम इज इंडिविजिबल। इसको मजीद तकसीम नहीं कर सकते। वक्त गुजरता रहा, 17वीं सेंचुरी में भी यही सोचा जाता रहा। फिर एक साइंटिस्ट है 1808 में, जॉन डाल्टन ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर एंड डेफिनेट प्रोपोर्शन ऑफ मैटर के बारे में भी डिस्कशन की। उसके बाद इन्होंने दी जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी। इनका वर्क क्या था, एटॉमिक थ्योरी पेश की। इस के एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग ये था कि हमारे पास जितना मैटर है वो एटम से मिलकर बना हुआ है। जब जो डिफरेंट मैटर है, मतलब हमारे पास ये चीज़ है, ये एक किस्म के एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है, कोई दूसरी चीज़ है जिस तरह हमारे पास ये चीज़ है, ये और टाइप के एलिमेंट के एटम से मिलकर बनी हुई है। जब ये दो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम से मिलकर बनी हुई हैं तो इनकी प्रॉपर्टीज भी क्या है, डिफरेंट हैं। वक्त गुजरता रहा, डेमोक्रेटस वाली बात चलती रही कि एटम को हम मजीद डिवाइड नहीं कर सकते। फिर जैसे साइंस में जिद्दत आई, मॉडर्निटी आई साइंस में, तब पता चला कि एटम को हम मजीद सब पार्टिकल में भी डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एंटी न्यूट्रॉन, हेप्रॉन वगैरह। इसके अलावा भी 100 पार्टिकल्स मौजूद हैं एटम में। तब ये जो डेमोक्रेटस की थ्योरी थी एटम की इंडिविजिबिलिटी के बारे में, ये गलत साबित हो गई। फिर जे बर्जीलियस ने क्या किया, एटॉमिक मैसेज को डिस्कवर किया। ये था एटम का इंट्रोडक्शन। अब हम चलने लगे हैं अपना, हमारे पास जो एटम है उससे हम कैटायन कैसे बनाते हैं, एनायन कैसे बनता है। एटम तो हमने क्या करना है, कैटायन बनाना है। हमारे पास जो एटम मौजूद है वो किसकी सूरत में है, गैस की सूरत में मौजूद है। अब याद रखना, कैटायन या एनायन बनाने के लिए हमारे पास जो मैटर है, एटम है, वो किस स्टेट में होना चाहिए, गैस की स्टेट में होना चाहिए, ताकि हम उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल सकें या इलेक्ट्रॉन को दाखिल कर सकें। अब कैटायन कैसे बनता है, कैटायन बनता है हमारे पास फॉर एग्जांपल एक ये न्यूक्लियस है, इसके गिर्द क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अब हमने क्या करना है, इसको कैटायन में चेंज करना है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। न्यूट्रल एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमने क्या करना है, इसको कैटायन में चेंज करना है। कैटायन में चेंज कैसे होगा, कैटायन में तब चेंज होगा जब हम इसमें से क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे। इलेक्ट्रॉन को हमने निकाला, हमारे पास न्यूक्लियस मौजूद है। इधर यहाँ पर क्या है,
दो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है। आप देखें हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है इस एटम में और तीन प्रोटॉन है। अब प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। तीन प्रोटॉन में से दो इलेक्ट्रॉन को माइनस करें, हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज बाकी रहता है। मतलब इसमें एटम में एक प्रोटॉन ज्यादा है बानिस्बत इलेक्ट्रॉन के। अब मैंने कहा कैटायन या एनायन बनाने के लिए लाजमी है कि एटम किस हालत में मौजूद हो, गैसियस स्टेट में मौजूद हो। ऐसा मैंने क्यों कहा, ऐसा इसलिए कहा, हमने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना है। अगर इस इलेक्ट्रॉन ये गैस की हालत में ना होते तब जो एटम थे या सॉलिड की हालत में होते तो मजीद करीब होते एटम्स। अगर ये लिक्विड की हालत में होते तब भी गैस से बहुत ज्यादा एटम्स ने करीब होना था। जब ये एटम्स एक दूसरे के करीब होते हैं तब एक एटम के इलेक्ट्रॉन पर दूसरे एटम के न्यूक्लियस का क्या होता है, इफेक्ट होता है, कशिश होती है, जिसकी वजह से इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान नहीं होता और इस तरह हम आयनाइजेशन एनर्जी को एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डिफरेंट एटम के न्यूक्लियस से क्या हो रहा होता है, अट्रैक्ट हो रहा होता है, जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी मालूम करना डिफरेंट हो जाती है। हमने इसको गैस स्टेट में इसलिए चेंज किया क्योंकि गैस स्टेट में जो एटम है वो क्या होते हैं, एक एटम दूसरे एटम से इतना दूर होता है कि इनके दरमियान में 300 एटम, ऐसे एटम इनके दरमियान में आ सकते हैं। एक एटम दूसरे एटम से जब गैसियस स्टेट में होगा इतना दूर होता है कि इनके दरमियान में इन जैसे 300 एटम्स आ सकते हैं। जब ये इतना दूर होंगे तब किसी एटम के न्यूक्लियस का किसी एटम के इलेक्ट्रॉन पर कोई इफेक्ट नहीं होता। इस तरह हमें जो एक्चुअल एनर्जी होती है एक न्यूक्लियस की वही लग रही होती है उसके इलेक्ट्रॉन पर। तब इस इलेक्ट्रॉन इस एटम में से, इस एटम के न्यूक्लियस से इस इलेक्ट्रॉन को निकलवाना, इस एटम के न्यूक्लियस का जो कंट्रोल होता है इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, उससे निकलवाना इलेक्ट्रॉन को आसान हो जाता है। अब एनायन कैसे बनता है, हमारे पास क्या है, ये एक एटम है, हमने इसका एनायन बनवाना है। एनायन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसमें इलेक्ट्रॉन को दाखिल करना पड़ता है। जब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एंटर होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एंटर होता है। अब देखिए यहाँ पर कितने थे, तीन प्रोटॉन थे, न्यूट्रल एटम में तीन इलेक्ट्रॉन थे। न्यूट्रल एटम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद बराबर होती है। हमने एक इलेक्ट्रॉन मजीद दाखिल कराया, तीन प्रोटॉन हो गए और कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, चार इलेक्ट्रॉन आ गए इस एटम में। अब यहाँ पर क्या है, तीन प्रोटॉन मौजूद है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, चार इलेक्ट्रॉन आ गए, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है। प्रोटॉन की तादाद तीन है, इलेक्ट्रॉन की तादाद चार है, तो एक नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज रिप्रेजेंट होगा। ये बन गया एनायन हमारे पास। अब हमने डिस्कस करना है रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मास फ्रैक्शन में क्यों होता है, ये चीजें हमने डिस्कस करनी है। उसके बाद हम आइसोटोप्स में जाएंगे, फिर एटॉमिक मास स्पेक्ट्रोमीटर की डिस्कशन करेंगे कि उसमें हमने प्रेशर को इतना मिनिमाइज क्यों किया हुआ है, वैक्यूम पंप का क्या काम है, हमने मास स्पेक्ट्रोमीटर में जो मैटर एनालिसिस के लिए रिलेटिव अबंडेंस की डिटर्मिनेशन के लिए एंटर करना है, उसकी स्टेट कैसी होनी चाहिए, प्रेशर कितना रखना चाहिए, उसके बाद ये हम स्पेक्ट्रम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। अभी आप ये देख लें, फिर इसको इरेज करने लगा हूं। अब हमने डिस्कस करना है रिलेटिव एटॉमिक मास। ये मैं रिवीजन कर रहा हूँ इस चैप्टर की रिवीजन हम जल्दी जल्दी से करेंगे, क्विकली रिवीजन करेंगे, ताकि एटॉमिक मास अगर आपने कोई भी टॉपिक कंप्लीटली स्टडी करना है, समझना चाहते हैं, तो वो मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। यहाँ पर भी मैं आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक में कौन कौन से मेन पॉइंट हैं और शॉर्ट क्वेश्चन कौन से बन सकते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है,
किसी भी रिलेटिव, रिलेटिव से मतलब ये क्या है, हमने इसको रिलेट करना है, किसी एक एटम के एटॉमिक मास को किसी दूसरे एटम के एटॉमिक मास के साथ हमने रिलेट करना है। अब हमने किसी एटम के एटॉमिक मास को किस एटम के एटॉमिक मास से रिलेट करना है, जिस एटम को हमने एज अ स्टैंडर्ड कंसीडर किया हुआ है उसी एटम के एटॉमिक मास के साथ बाकी एटम्स के एटॉमिक मासेस को क्या करेंगे, रिलेट करेंगे। अब हमने स्टैंडर्ड किस चीज को कंसीडर किया हुआ है, स्टैंडर्ड कंसीडर किया हुआ है कार्बन 12 को। कार्बन के एलिमेंट का जो आइसोटोप है कार्बन 12, उसको हमने क्या किया हुआ है, एज अ स्टैंडर्ड कंसीडर किया हुआ है, स्टैंडर्ड। हम क्या करते हैं, बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक मैसेस को हम रिलेट करते हैं कार्बन 12 के एटॉमिक मास के साथ। जो आंसर आता है उसको हम क्या कहते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास है ये इस एलिमेंट का। अब मैंने आपको कहा रिलेटिव एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा यूनिट यूज किया जाता है, एटॉमिक मास यूनिट इस्तेमाल किया जाता है। ये है यूनिट रिलेटिव एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब हमने क्या किस क्वेश्चन का आंसर देना है, आंसर यह है कि क्वेश्चन ये है जो एटॉमिक मासेस हैं एलिमेंट्स के, ये ऑलवेज इन फ्रैक्शन, एटॉमिक मासेस ऑफ एन एलिमेंट आर ऑलवेज इन फ्रैक्शन। व्हाई, ऐसा क्यों है, एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस फ्रैक्शन में क्यों है, ये होल नंबर में क्यों नहीं आ रहे। उसकी रीजन ये है, जो एलिमेंट है उसके क्या है, डिफरेंट आइसोटोप्स हैं। हमने एक एलिमेंट का एटॉमिक मास डिटरमाइन करना है, उसके आइसोटोप्स के जो एटॉमिक मासेस होते हैं उनको हम क्या करते हैं, जमा करते हैं, फिर उनकी एवरेज निकालते हैं। जो एवरेज एटॉमिक मास होता है वही क्या होता है, उस एलिमेंट का एटॉमिक मास होता है। रिलेटिव एटॉमिक मासेस फ्रैक्शन में क्यों है, फ्रैक्शन में इसलिए आ रहे हैं, एटॉमिक मासेस एवरेज एटॉमिक मासेस फ्रैक्शन में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो एलिमेंट हैं उनके आइसोटोप्स हैं। हमने एलिमेंट का एटॉमिक मास कैसे मालूम कर सकते हैं, आइसोटोप के जो एटॉमिक मासेस हैं उनको हम जमा करते हैं, फिर उनकी एवरेज निकालते हैं। जब डिफरेंट आइसोटोप के एटॉमिक मासेस जमा होते हैं तो हमारा जो आंसर है वो किस में चला जाता है, फ्रैक्शन में चला जाता है। अब हमने ये देखना है कि आइसोटोप क्या है। आइसोटोप एक ही एलिमेंट के एटम्स हैं, इनका एटॉमिक मास के लिए ये हम लिख रहा हूं डिफरेंट होता है, और जो एटॉमिक नंबर है वो क्या होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है। एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक मास है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन को क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। आइसोटोप एक ही एलिमेंट के एटम्स हैं हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। आइसोटोप्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होती हैं, सेम होती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स आर सेम। Why? Physical properties are different by आइसोटोप के जो इंट्रो है उसमें लिखा हुआ है जो केमिकल प्रॉपर्टीज है आइसोटोप की वो सेम है, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है। इसकी क्या रीजन है, केमिकल प्रॉपर्टी रिलेट करती है किसके साथ, एटॉमिक नंबर के साथ। फिजिकल प्रॉपर्टी रिलेट टू एटॉमिक
मास। अब देखिए हमारे इन दो क्वेश्चन का जो आंसर है वो डेफिनेशन में ही मौजूद है। केमिकल प्रॉपर्टीज किसके साथ रिलेट करती हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज रिलेट टू एटॉमिक नंबर और फिजिकल प्रॉपर्टीज रिलेट टू एटॉमिक मास। अब आइसोटोप की डेफिनेशन क्या है? आइसोटोप की डेफिनेशन ये है कि इनका एटॉमिक नंबर क्या होता है? एक जैसा होता है, सेम होता है। जब एटॉमिक नंबर सेम है, फिजिकल प्रॉपर्टीज एटॉमिक नंबर के साथ रिलेट कर रही हैं, एटॉमिक नंबर आइसोटोप का सेम है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होनी है? सेम होनी है। केमिकल प्रॉपर्टीज रिलेट टू एटॉमिक नंबर, आइसोटोप हैव सेम एटॉमिक नंबर, देयरफॉर देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर आल्सो सेम, बट आइसोटोप हैव different atomic masses. Physical properties relate to atomic masses of an isotope. When isotope have different atomic masses, their physical properties must be different. एटॉमिक मासेस के साथ फिजिकल प्रॉपर्टी रिलेट कर रही हैं। जब आइसोटोप के एटॉमिक मासेस डिफरेंट है तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट है। अब जो आइसोटोप्स हैं उनको पीरियोडिक टेबल में सेम पोजीशन पर, एक एलिमेंट के जो आइसोटोप है उनको पीरियोडिक टेबल में क्या किया गया? सेम पोजीशन पर प्लेस किया गया। इसकी क्या रीजन है? क्योंकि हमने जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया हुआ है वो अरेंज किया हुआ है किसके अकॉर्डिंग? एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग। आइसोटोप के एटॉमिक नंबर सेम है जिसकी वजह से उनकी पीरियोडिक टेबल में भी पोजीशन, एक एलिमेंट के जो आइसोटोप्स हैं उनके एटॉमिक नंबर क्या है? सेम है, जिसकी वजह से उनकी पीरियोडिक टेबल में पोजीशन भी क्या बन रही है? सेम बन रही है। इसको देख लें फिर आगे चलते हैं। तो देख लिया, अब हम इसको इरेज करने लगे हैं। हम चलते हैं रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप की तरफ। रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप को हम, हमारे पास रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप है क्या? रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप ये है कि एक एलिमेंट है, उसके जो आइसोटोप्स मौजूद हैं वो कितना कितना परसेंटेज में पाए जाते हैं। इनकी परसेंटेज को जब हम आपस में कंपेयर करते हैं तब हम कहते हैं कि इनकी क्या है? रिलेटिव अबंडेंस है। अब रिलेटिव अबंडेंस को हमने डिटरमाइन कैसे करना है? रिलेटिव अबंडेंस डिटरमाइन होती है तो mass spectrometry। रिलेटिव अबंडेंस को हम डिटरमाइन कर सकते हैं किसके थ्रू? मैस स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू। अब हमने मैस स्पेक्ट्रोमीटर को डिस्कस करना है। इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं, हम प्रेशर क्यों कम रखते हैं ये डिस्कस करेंगे, वैक्यूम पंप क्यों यूज किया गया ये डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमने जो मैस स्पेक्ट्रोमीटर में जो सैंपल एंटर किया है फॉर द एनालिसिस ऑफ रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप, उसको किस स्टेट में होना चाहिए। हमने जो कैटायन बने हमारे पास एनाइजेशन के बाद जो कैटायन बने उसको मूव कराने के लिए हमने क्या किया? जो मैग्नेटिक एनालाइजर है वो आइसोटोप को डिफरेंट, एक ही एलिमेंट के जो आइसोटोप्स हैं उनको डिफरेंट ग्रुप्स में कैसे डिवाइड करता है और फिर हमारे पास स्पेक्ट्रम कैसे आता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। पहले हम स्पेक्ट्रोमीटर का स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। अब यहाँ पर देखें, ये है सैंपल एंड,
इसमें हमें क्या करना है, सैंपल को यहाँ से दाखिल करना है। यहाँ पर मौजूद है हीटेड फिलामेंट, यहाँ पर मौजूद है पॉजिटिव प्लेट। हम ये भी देखेंगे ये पॉजिटिव प्लेट क्यों लगाई गई, ये हीटेड फिलामेंट क्यों लगाया गया। थोड़ा बड़ा करके बनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, मैंने कहा कि जो रिलेटिव अबंडेंस है आइसोटोप्स की, हम उसको किसके थ्रू डिटरमाइन कर सकते हैं, मास स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू। अब हम मास स्पेक्ट्रोमीटर को डिस्कस करने चल रहे हैं। पहले स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर का। ये है सैंपल इनलेट। यहाँ से हम क्या करेंगे, सैंपल दाखिल करेंगे मास स्पेक्ट्रोमीटर में। हम ये भी देखेंगे कि ये सैंपल किस स्टेट में होना चाहिए। यहाँ पर मौजूद है हीटेड फिलामेंट, यहाँ पर मौजूद है पॉजिटिव प्लेट। ये भी देखेंगे यहाँ पर पॉजिटिव प्लेट क्यों लगाएगी, और ये हीटेड फिलामेंट का क्या काम है। यहाँ पर क्या चीज़ है, हीटेड फिलामेंट। इसके आगे यहाँ पर मौजूद है नेगेटिव ग्रिड। ये है वैक्यूम पंप। नेगेटिव ग्रिड। क्या क्या लगे हुए हैं यहाँ पर, स्लिप्स। ये है मैग्नेटिक एनालाइजर। ये है इलेक्ट्रोमीटर। ये क्या चीज़ है, मैग्नेटिक एनालाइजर। इलेक्ट्रोमीटर। अब हमने देखना यह है कि ये जो सैंपल हमने यहाँ पर दाखिल करना है वो किस स्टेट में मौजूद होना चाहिए, कैसे स्टेट में होना चाहिए। क्यों गैसियस स्टेट में होना चाहिए, मैंने आपको कैटायन या एनायन बनाते वक्त आपको बताया है कि हम सैंपल को गैसियस स्टेट में क्यों लेते हैं, क्योंकि हमने उसकी एनालाइजेशन करानी है। एनालाइजेशन कराने के लिए हमें जो एटम्स हैं वो एक दूसरे से इतना दूर चाहिए कि एक एटम के न्यूक्लियस का जो इफेक्ट है वो दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन पर
ना पड़ रहा हो, जिसकी वजह से हमें सैंपल किस हालत में लेना पड़ता है, गैस की हालत में लेना पड़ता है ताकि उनकी एनालाइजेशन ईजी हो। ये जो हीटेड फिलामेंट है इसका क्या काम है, ये बम्बार्ड करती है, ये ऊपर से इलेक्ट्रॉन दे रही होती है। जैसे ये सैंपल क्या होता है, यहाँ पर एंटर होता है, ये ऊपर से आने वाले इलेक्ट्रॉन इस न्यूट्रल एटम, जो इधर से न्यूट्रल एटम आ रहा है उसके साथ टकराते हैं। जैसे ही इसके साथ टकराते हैं इसमें से क्या इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन और ये जो इलेक्ट्रॉन ऊपर से आ रहे हैं ये इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। अब इसमें से इलेक्ट्रॉन, इस न्यूट्रल एटम में से इलेक्ट्रॉन क्या हो चुका है, निकल चुका है। अब ये क्या बन गया, कैटायन बन गया। जैसे हमने पहले पढ़ा था कैटायन कैसे बनता है, जब हम किसी न्यूट्रल एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं उसमें क्या बन जाता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रेशियो जो होती है वो डिस्टर्ब होती है, प्रोटॉन की तादाद में इजाफा होता है, जिसकी वजह से हम उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगाते हैं, ये कैटायन बन गया। अब यहाँ पर जो चीज मौजूद है वो किसके हालत में है, कैटायन की सूरत में है, क्योंकि ये यहाँ से ऊपर से आने वाले इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, इधर से जो सैंपल दाखिल हो रहा था न्यूट्रल एटम का उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाले। ये जो पॉजिटिव प्लेट का क्या काम है, पॉजिटिव प्लेट ऊपर से आने वाले हीटेड फिलामेंट से आने वाले इलेक्ट्रॉन को और इस एटम के अंदर से निकलने वाला जो इलेक्ट्रॉन है, जो इन इलेक्ट्रॉन ने ऊपर से आने वाले इलेक्ट्रॉन ने एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाया, उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है ताकि वो इस मास स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करे। अब यहाँ पर कैटायन प्रोड्यूस हो गए। हमने ये देखना है ये वैक्यूम पंप क्यों यूज किया गया। ये वैक्यूम पंप यूज किया गया टू मिनिमाइज द प्रेशर इनसाइड द मास स्पेक्ट्रोमीटर के लिए एमएस लिख रहा हूं, ठीक है। अब वैक्यूम पंप क्यों यूज किया गया, वैक्यूम पंप को यूज किया गया जो मास स्पेक्ट्रोमीटर है, वैक्यूम पंप को किस लिए यूज किया गया, मास स्पेक्ट्रोमीटर में प्रेशर को मिनिमाइज करने के लिए वैक्यूम पंप को यूज किया गया। अब हमने प्रेशर को मिनिमाइज क्यों किया हुआ है वैक्यूम पंप ने, वैक्यूम पंप के थ्रू हमने मास स्पेक्ट्रोमीटर में प्रेशर को मिनिमाइज क्यों किया हुआ है। यहाँ पर क्या बने हैं, कैटायन बने हैं। अब अगर प्रेशर ज्यादा होता तब क्या होते, जो चार्ज पार्टिकल हैं या अदर पार्टिकल जो इस मास स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर मौजूद हैं, अगर प्रेशर ज्यादा होता वो एक दूसरे के साथ क्या कर जाते, कोलाइड कर जाते। जब वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे तब क्या होगा, इनकी जो नेचर है वो डिस्टर्ब होगी। हमने क्या करना है, हमने तो रिलेटिव अबंडेंस डिटरमाइन करनी है। अगर नेचर ही डिस्टर्ब हो गई तो हमारा प्रैक्टिकल का प्रोसेस ही सारा फेल हो जाएगा, जिसकी वजह से हमने वैक्यूम पंप के थ्रू प्रेशर को मिनिमाइज किया हुआ है ताकि ये चार्ज पार्टिकल या अदर पार्टिकल जो मास स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर मौजूद हैं वो एक दूसरे के साथ कोलाइड ना करें। अब हमने प्रेशर को कितना रखा हुआ है, हमने प्रेशर को मेंटेन किया हुआ है 10⁻⁶। प्रेशर को कितना मेंटेन किया हुआ है, 10⁻⁶ से 10⁻⁷। इतना प्रेशर हमने इस वैक्यूम पंप के अंदर क्या किया हुआ है, मेंटेन किया हुआ है। अच्छा, अब ये वैक्यूम पंप का काम भी आपको समझ आ गया। अब ये जो चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस हुए हैं हमने इनको क्या कराना है, आगे मूव कराना है। इन पर पॉजिटिव चार्ज है, ये कैटायन है, ये कैसे आगे मूव होंगे। ये जो नेगेटिव ग्रिड लगी हुई है ना यहाँ पर, हम इसके साथ इसके ऊपर वोल्टेज अप्लाई करते हैं। इस नेगेटिव ग्रिड के ऊपर क्या करते हैं, वोल्टेज अप्लाई करते हैं। कितना वोल्ट अप्लाई करते हैं, 500 से 2000 वोल्ट अप्लाई करते हैं। जब इतना ज्यादा वोल्ट इस नेगेटिव ग्रिड के ऊपर अप्लाई किया जाता है तो ये चार्ज पार्टिकल जिन पर पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है ग्रिड, और ये चार्ज पार्टिकल क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, ये अट्रैक्ट होंगे इसकी तरफ। जब ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं इसमें से गुजरते हैं, फिर आगे स्लेट्स में से गुजरते हैं। इसमें गुजरने के बाद ये एंटर होते हैं मैग्नेटिक एनालाइजर में। अब ये मैग्नेटिक एनालाइजर में एंटर हो गए। ये सारे एक एलिमेंट था ना, या इसको आप एक ही एलिमेंट ले लें, एक एलिमेंट था, उसके डिफरेंट आइसोटोप्स मौजूद थे उसमें।
अब जब ये मैग्नेटिक एनालाइजर में ये चार्ज पार्टिकल एंटर होते हैं, ये मैग्नेटिक एनालाइजर क्या करता है, इनको सेपरेट करता है मैस ओवर चार्ज वैल्यू की बेस पर। अब आइसोटोप्स क्या है, आइसोटोप्स के मैसेज डिफरेंट हैं। हर आइसोटोप का मैस क्या है, दूसरे आइसोटोप से डिफरेंट है। चार्ज सभी पर एक जैसा आ रहा है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन निकला, इसमें से भी एक इलेक्ट्रॉन निकला, इसमें से भी एक इलेक्ट्रॉन निकला। जब मैस डिफरेंट है तब वो क्या होंगे, डिफरेंट ग्रुप्स में। यहाँ पर मैस डिफरेंट होने की वजह से ये मैग्नेटिक एनालाइजर उनको क्या कर देता है, डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर देता है। मैस और चार्ज रेशियो इज इक्वल टू एच स्क्वायर आर स्क्वायर और 2e। ये एच है स्ट्रेंथ ऑफ इस मैग्नेटिक फील्ड की, आर ये जो सेपरेट हो रहे हैं ग्रुप्स ऑफ आइसोटोप्स, इनका सर्कुलर रेडियस है, और ई क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ये मैग्नेटिक एनालाइजर इन डिफरेंट आइसोटोप्स के, एक एलिमेंट के जो डिफरेंट आइसोटोप्स हैं इनको भेजता है किसकी तरफ, इलेक्ट्रोमीटर की तरफ। ये कलेक्टर इनको कलेक्ट करता है, ये इनको आगे भेजता है किसकी तरफ, स्पेक्ट्रम ड्रा करने के लिए इनको आगे भेजता है। ये जो रेज आ रही हैं ये क्या होती हैं, ये सेट होती हैं टू वाइड इलेक्ट्रोमीटर। इलेक्ट्रोमीटर क्या करता है, इनके जो नेचुरल अबेंडेंस है उसके अकॉर्डिंग इनकी स्पेक्ट्रम को ड्रा करता है। अब फॉर एग्जांपल आप ले लें, आपकी बुक में जो स्पेक्ट्रम दिया हुआ है वो दिया गया है नियान का। नियान ये है रिलेटिव अबंडेंस, आर में लिख रहा हूँ रिलेटिव अबंडेंस के लिए। ये क्या है, मैस और चार्ज वैल्यू इस साइड पर ली गई है, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि ये है नियान 20, कितना परसेंट मौजूद है, 90 पॉइंट समथिंग मौजूद है, 89 लिख लेते हैं परसेंट मौजूद है, 0.26%। ये है नियान 20, नियान का आइसोटोप जिसका एटॉमिक मास क्या 20 है। ये नियान का आइसोटोप जिसका एटॉमिक मास क्या 21 है। ये नियान का आइसोटोप जिसका एटॉमिक मास क्या है 22 है। ये मौजूद है 8.9 समथिंग की सूरत में। अब ये इतना परसेंट मौजूद है। अब ये जो परसेंटेज आई है ये स्पेक्ट्रम कैसे ड्रा हुआ, जो आइसोटोप जितना ज्यादा परसेंटेज में मौजूद था उसने उतना बड़ी पीक दी, जो आइसोटोप जितना कम परसेंटेज में मौजूद था उसने उतना कम, उस आइसोटोप की वजह से उतना कम करंट जनरेट हुआ, जिसकी वजह से ये पीक उसकी संभाल आई। अब ये है आज का जो हमारी जनरल डिस्कशन थी मैस स्पेक्ट्रोमीटर से रिलेटेड। हम नेक्स्ट पीरियड डिस्कस करते हैं जो एवरेज एटॉमिक मैसेज हैं हम वो कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। हाँ जी डियर स्टूडेंट, हमने मैस स्पेक्ट्रोमीटर डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करने लगे हैं एवरेज एटॉमिक मैस को हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। एवरेज एटॉमिक मैस डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास फार्मूला है ए फॉर एवरेज, ए फॉर एटॉमिक, एम फॉर मास। हमने क्या करना है, एवरेज एटॉमिक मास डिटरमाइन करना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो जैसे हमने मैस स्पेक्ट्रोमीटर में डिस्कस किया है नियान 20, ये आइसोटोप है नियान का, नियान 21 आइसोटोप है नियान का, नियान 22 क्या है आइसोटोप है नियान का। इन सभी के एटॉमिक नंबर क्या है 10-10, इनके एटॉमिक मैसेज के ऊपर दिए गए। अब हमने क्या करना है, नियान एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास मालूम करना है। कैसे मालूम करेंगे नियान का एवरेज एटॉमिक मास। अब ये जो आइसोटोप्स हैं इनकी जो एटॉमिक मासेस हैं, फर्स्ट आइसोटोप जो नियान 20 है इसका एटॉमिक मास, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, परसेंटेज जो हमें दी गई होगी किस चीज की, नियान 20 की, उसके साथ इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर इन यहाँ पर जमा का निशान लगाएंगे, नियान 21 दूसरा आइसोटोप नियान का, इसकी जो परसेंटेज दी गई होगी इनको आपस में क्या करेंगे, इनके एटॉमिक मास और इनकी परसेंटेज को आपस में
मल्टीप्लाई करेंगे, फिर तीसरे आइसोटोप की तरफ जाएंगे जमा का निशान लगाकर। नियॉन 22 है, इसकी जो परसेंटेज दी होगी इसके एटॉमिक मास के साथ क्या करेंगे, उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। हर आइसोटोप की जो परसेंटेज है उसको क्या करेंगे, उस आइसोटोप के एटॉमिक मास के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फिर जो आंसर आएगा उसके आंसर को 100 पर हमने डिवाइड कर देना है। हमारे पास एटॉमिक एवरेज, एटॉमिक मास आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएगा, एवरेज एटॉमिक मास। कैसे मालूम करना है, सिंपल, जो आइसोटोप होगा उसका एटॉमिक मास को मल्टीप्लाई करना है उसी आइसोटोप की परसेंटेज के साथ। फिर जो सेकंड आइसोटोप है उसके एटॉमिक मास को उसी की परसेंटेज के साथ मल्टीप्लाई करना है। फिर जो थर्ड आइसोटोप है उसके एटॉमिक मास को उसी आइसोटोप की परसेंटेज के साथ मल्टीप्लाई करना है। फिर इन तीनों को आपस में जमा कर देना है, 100 पर डिवाइड करना है। हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास आ जाएगा उस एलिमेंट का जिस एलिमेंट के आइसोटोप के एटॉमिक मासेस को हमने उनकी परसेंटेज के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद 100 पर डिवाइड किया। अब एनालिसिस ऑफ कंपाउंड, क्या चीज मौजूद है हमारे पास, नेक्स्ट टॉपिक है एनालिसिस ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड के एनालिसिस की जरूरत हमें क्यों पेश आई। एनालिसिस ऑफ कंपाउंड या एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला की डिस्कशन में जाने से पहले हमें कंपाउंड में मौजूद जो एलिमेंट्स हैं उनकी टाइप्स का पता होना चाहिए और वो एलिमेंट्स उस कंपाउंड में कितना मिकदार में मौजूद हैं इस चीज़ का हमें पता होना चाहिए। एलिमेंट के कंपाउंड के एनालिसिस में हम क्या चीज़ डिस्कस करेंगे, एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला की डिस्कशन से पहले हमें क्या चीज़ पता होना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि परसेंटेज क्या है एलिमेंट्स की, उस कंपाउंड में जो एलिमेंट्स की परसेंटेज है वो क्या है। परसेंटेज एनालिसिस मालूम करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड पता होनी चाहिए। अब परसेंटेज कैसे हमें पता चलेगी, परसेंटेज को डिटरमाइन करने के लिए हमें एलिमेंट की नेचर का पता होना चाहिए, कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट की नेचर कौन सी है उसका पता होना चाहिए। और परसेंटेज को मालूम करने के लिए हमें ऑटोमेटिकली मास का भी पता होना चाहिए, क्योंकि परसेंटेज का फार्मूला क्या है, मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड। परसेंटेज मालूम कर रहे हैं तो 100 से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखें परसेंटेज के फार्मूला में हमें मास ऑफ एलिमेंट चाहिए, एलिमेंट की नेचर का पता होगा तो उसका मास लिखेंगे ना। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एलिमेंट की आइडेंटिफिकेशन करनी पड़ेगी कंपाउंड में, उसके बाद जाकर हमें उसकी मास की डिटर्मिनेशन करनी पड़ेगी। एलिमेंट की टाइप डिटरमाइन करने के लिए हम जो एनालिसिस करते हैं उसको कहते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। टू डिटरमाइन टाइप ऑफ एलिमेंट। ठीक है, अब हमें एलिमेंट की टाइप का तो पता चल गया क्वालिटेटिव एनालिसिस के थ्रू। मास का कैसे पता चलेगा, हम करते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस यूज किया जाता है किसके लिए, टू डिटरमाइन मास ऑफ
मास ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड। समझ आ गई। एनालिसिस में एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला की डिस्कशन से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट पता होना चाहिए। परसेंटेज के लिए हमें एलिमेंट की टाइप का पता होगा तो हम उसका मास निकाल सकेंगे, क्योंकि परसेंटेज का क्या फॉर्मूला है, मास ऑफ एलिमेंट मास ऑफ कंपाउंड, उसको मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ। एलिमेंट की टाइप का पता होगा तो उसका मास निकालेंगे। एलिमेंट की टाइप के लिए हम कौन सा एनालिसिस करते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस। मास डिटरमाइन करने के लिए क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं। ये था हमारे कंपाउंड के एनालिसिस से रिगार्डिंग थोड़ी सी डिस्कशन। अब हम चलने लगे एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला की तरफ। स्टूडेंट वी आर गोइंग टू डिस्कस एम्पेरिकल फार्मूला। इससे पहले हम डिस्कस कर रहे थे एनालिसिस ऑफ कंपाउंड। एनालिसिस ऑफ कंपाउंड में एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला को अपना डिस्कस किया जाता है, लेकिन एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला की डिटर्मिनेशन से पहले हमने कहा था कि हमें परसेंटेज ऑफ एलिमेंट पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम चलते हैं कि हम किसी कंपाउंड का एम्पेरिकल फार्मूला कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। एम्पेरिकल फार्मूला डिटरमाइन करने के लिए पहले हमें क्या पता होना चाहिए, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। इसके कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले हमें परसेंटेज ऑफ एलिमेंट पता होनी चाहिए। कंपाउंड में एलिमेंट की जो परसेंटेज है वो कितना है इन कंपाउंड। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट हमने डिटरमाइन कर ली। अब परसेंटेज से हमने क्या डिटरमाइन करना है, परसेंटेज से डिटरमाइन करना है नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल कैसे डिटरमाइन करेंगे, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इसको डिवाइड करें एटॉमिक मास। एटॉमिक, जिस एलिमेंट की आपने परसेंटेज ली है उसी एलिमेंट के एटॉमिक मास के ऊपर आपने इसको डिवाइड करना है, आपके पास नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे। तीसरा स्टेप क्या है एम्पेरिकल फार्मूला की डिटर्मिनेशन के लिए, तीसरा स्टेप ये है, आपने जो नंबर ऑफ मोल निकाले हैं, आपके पास कंपाउंड था, कंपाउंड में फॉर एग्जांपल 3-4 डिफरेंट टाइप के एलिमेंट थे, आपने सभी के नंबर ऑफ मोल इस फार्मूला के अकॉर्डिंग निकाल लिए हैं। आपने देखना है कि उनमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल किसके हैं। जिस एलिमेंट के स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल हैं, बाकी एलिमेंट्स के जो नंबर ऑफ मोल हैं उस स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल पर आपने क्या करना है, डिवाइड करना है। फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल से समझाता हूं। डिवाइड number of mole of other element by smallest number of mole। एग्जांपल इसकी देखें, एग्जांपल क्या है, फॉर एग्जांपल हमारे पास कार्बन है, कार्बन के नंबर ऑफ मोल है 2। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल है 3। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल हैं हमारे पास, हाइड्रोजन के आप 1.5 कर लें, ऑक्सीजन के कर लें 3। आप देखें, आप इनमें ये हमने डिटरमाइन किए हैं। एग्जांपल दे रहा हूं आपको समझाने के लिए कि थर्ड पॉइंट है क्या। हमने सेकंड फार्मूला, जो फार्मूला लगा हुआ है, इसके थ्रू हमने नंबर ऑफ मोल डिटरमाइन किए हैं एलिमेंट्स के। कंपाउंड में ऑक्सीजन का है 3 नंबर ऑफ मोल, कार्बन के है 2, हाइड्रोजन का है 1.5। हमने क्या कहा, हमने कहा जो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल है उसके ऊपर बाकी नंबर ऑफ मोल को आपने डिवाइड करना है। इनमें स्मॉलेस्ट कौन सा है, 1.5 है। बाकी नंबर ऑफ मोल को 1.5 पर आप क्या करते जाएं, डिवाइड करते जाएं।
आपने इन सभी को डिवाइड कर देना है। आपके पास जो आंसर है आपने उनमें देखना है कि किस एलिमेंट की क्या रेशो आ रही है। जिस एलिमेंट की जो रेशो आ रही हो आपने यहाँ पर वही डिजिट लिख देना है। अगर ये है होल नंबर में, अगर ये वाला डिजिट होल नंबर में नहीं आता, फ्रैक्शन में आता है, तब आपने क्या करना है, इन डिजिट्स को होल नंबर में कन्वर्ट करना है, किसी ऐसे डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करें ताकि ये जो नंबर आ रहे हैं, नंबर ऑफ मोल की रेशो आ रही है, वो होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। इस तरह आपके पास इंपेरिकल फार्मूला आ जाएगा कंपाउंड का। इसको देख लें, क्या है, 4 पॉइंट है इंपेरिकल फार्मूला को लिखने के लिए। पहला पॉइंट क्या है, आपने परसेंटेज मालूम करनी है इस चीज की, एलिमेंट की। एक कंपाउंड है हमारे पास फॉर एग्जांपल, उसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये 3 एलिमेंट हैं। आपने कार्बन की परसेंटेज मालूम करनी है, हाइड्रोजन की परसेंटेज मालूम करनी है, ऑक्सीजन की भी परसेंटेज मालूम करनी है। ये हमने जो पहले मैं रिवाइज करवा रहा था आपको, उसमें बताया कि परसेंटेज किस तरह मालूम करनी है। फिर आपने क्या करना है, परसेंटेज से आपने मालूम करना है नंबर ऑफ मोल। परसेंटेज जो नंबर है आपके पास उसको डिवाइड कर दें इनके एटॉमिक मासेस के ऊपर। कार्बन का 12 है, हाइड्रोजन का 1.008 है, ऑक्सीजन के क्या है 16 है एटॉमिक मास। इसके ऊपर आपने इनको डिवाइड कर देना है, आपके पास आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल हर एलिमेंट के। फिर आपने क्या देखना है, आपने देखना है इन एलिमेंट्स में जो नंबर ऑफ मोल हमें हासिल हुए हैं उसमें सबसे छोटा कौन सा है। जो सबसे छोटा है उसके ऊपर बाकी को डिवाइड कर दें, आपके पास नंबर ऑफ मोल की रेशियो आएगी। वो रेशियो अगर होल नंबर में है तो वही इंपेरिकल फार्मूला होगा। अगर वो रेशियो क्या है, फ्रैक्शन में है, आपने इस फ्रैक्शन को किसी ऐसे डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना है ताकि होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। इस तरह हमारे पास उस कंपाउंड का इंपेरिकल फार्मूला आ जाएगा। आप इसको देख लें। इंपेरिकल फार्मूला को हम डिटरमाइन कर सकते हैं कंबस्शन एनालिसिस के थ्रू। कंबस्शन एनालिसिस में हम क्या करते हैं, कंबस्शन एनालिसिस में हम सैंपल लेते हैं, उसका वेट करते हैं, उसको फर्नेस में रखते हैं, ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, इस तरह वो बर्न होता है। कंबस्शन एनालिसिस के थ्रू उन कंपाउंड्स का हम इंपेरिकल फार्मूला डिटरमाइन कर सकते हैं जिनमें क्या क्या पाया जाए, कार्बन पाया जाए, हाइड्रोजन पाया जाए और ऑक्सीजन पाया जाए। ऐसे कंपाउंड जिनमें ये एलिमेंट मौजूद होंगे, हम कंबस्शन एनालिसिस के थ्रू उनका इंपेरिकल फार्मूला डिटरमाइन कर सकते हैं। अब कंबस्शन एनालिसिस क्या है, हमारे पास इस तरह का सेटअप होता है। यह है फर्नेस। इसमें हम रखते हैं वेटेड सैंपल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद है उसका हमने इंपेरिकल फार्मूला मालूम करना है, उसको वेट करके इस फर्नेस में रखेंगे, यहाँ से सप्लाई करेंगे ऑक्सीजन वगैरह ताकि बर्निंग स्टार्ट हो। जैसे ही बर्निंग होगी हमारे इस कंपाउंड में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ये जो कार्बन है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड में। वाटर किस, हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट होगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये दो मेजर प्रोडक्ट हैं जी हमारे पास। यहाँ पर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद है जिसका इंपेरिकल फार्मूला मालूम करना है, उसमें मौजूद एलिमेंट जो कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाएगा और जो हाइड्रोजन है वो वाटर में चेंज हो जाएगा।
इस तरीके से हम क्या करेंगे, इनका एम्पेरिकल फार्मूला मालूम करेंगे। हम यहाँ पर एक मैग्नीशियम MgClO4 2 ये कंपाउंड प्लेस करते हैं यहाँ पर। इधर क्या हुआ, बर्निंग का प्रोसेस हुआ, यहाँ से वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड और बाई प्रोडक्ट को बाई पी लिख रहा हूँ, इधर एंटर होते हैं। यहाँ पर जैसे एंटर होते हैं वाटर क्या होता है, इधर एब्जॉर्ब हो जाता है, वाटर यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाएगा। बाकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इधर पास हो जाएगी। यहाँ पर मौजूद होता है 50% KOH। ये 50% KOH क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। बाकी जो बाई प्रोडक्ट है वो इधर चली जाती है, बाई प्रोडक्ट पी से प्रोडक्ट में इधर चली जाती है। कार्बन वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, मैग्नीशियम परक्लोरेट MgClO4 इसको यूज करते हैं, और 50% KOH को यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के एब्जॉर्बेंस के लिए। ये MCQs आ सकते हैं आपके पास, वो पूछ लें कि कंबशन एनालिसिस में हम MgClO4 को किस लिए यूज करते हैं, वाटर के एब्जॉर्बेंस के लिए, और 50% KOH को किस लिए यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के एब्जॉर्बेंस के लिए। या इनका अल्टरनेट भी पूछ सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे एब्जॉर्ब करते हैं या वाटर को कैसे एब्जॉर्ब कराते हैं। अच्छा, ये जो हमने कंपाउंड रखे हुए हैं इनका भी वेट करके रखा हुआ है, ताकि हमें पता लग सके कि इधर जो कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर प्रोड्यूस हुए वो कितना है। अब ये चीजें हमारे पास प्रोड्यूस होगी, हमने क्या करना है, हमारे पास कंपाउंड था जिसमें कार्बन थी, हाइड्रोजन थी, ऑक्सीजन थी। हम कार्बन की पहले क्या करेंगे, परसेंटेज मालूम करेंगे, हाइड्रोजन की परसेंटेज मालूम करेंगे और ऑक्सीजन की परसेंटेज मालूम करेंगे। फिर इससे क्या मालूम करेंगे, नंबर ऑफ मोल मालूम करेंगे। जिसके स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल आएंगे बाकी के नंबर ऑफ मोल को उसके ऊपर डिवाइड कर देंगे, हमारे पास मोल रेशो निकलेगी इन एलिमेंट्स की जो कंपाउंड में मौजूद हैं। फिर हाँ, अगर वो मोल रेशो होल नंबर में है सभी की तो वेल एंड गुड, वही इसका क्या होगा, एम्पिरिकल फार्मूला होगा। अगर होल नंबर में नहीं है रेशो, तब हमने क्या करना है, हमने उस रेशो मोल रेशो को होल नंबर में कन्वर्ट कराना है किसी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करके। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई उसमें कार्बन की परसेंटेज हमने कैसे मालूम करनी है, उसका फार्मूला है परसेंटेज ऑफ कार्बन। यहाँ पर लिखेंगे मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाई, इसको थोड़ा इस साइड पर करके लिख लेते हैं ताकि फार्मूला पूरा लिखा जा सके। परसेंटेज ऑफ कार्बन मालूम करनी है, क्योंकि कंपाउंड में क्या था, कार्बन था, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था, कार्बन था। यहाँ पर क्या लिखेंगे, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाई मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एटॉमिक मास के लिए एम लिख रहा हूं, ए फॉर एटॉमिक, एम फॉर मास ऑफ कार्बन। कार्बन का जो एटॉमिक मास होगा डिवाइडेड एटॉमिक मास किसका, कार्बन डाइऑक्साइड, मल्टीप्लाई कर दें 100 के साथ, इस तरह परसेंटेज निकल आएगी। क्या करेंगे, कार्बन परसेंटेज मालूम करने के लिए मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रोड्यूस हुआ वेट करेंगे, इधर से पता चलेगा। मास ऑफ कंपाउंड कितना है वो हमने ऑलरेडी जो हमें सैंपल दिया होगा उसका वेट किया हुआ होगा। अब हमने क्या करना है, एटॉमिक मास किस चीज का, कार्बन का, वो हमें पता है 12 है। एटॉमिक मास कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है, 44 है, हमें पता है। एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, 12 कार्बन का हो गया और 16 ऑक्सीजन का, 2 ऑक्सीजन है तो ये टोटल हो जाएगा 44। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, हमारे पास कार्बन की परसेंटेज आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, परसेंटेज ऑफ क्या निकालनी है, हाइड्रोजन की, क्योंकि हमारे पास कंपाउंड में मौजूद हाइड्रोजन था, वाटर मौजूद नहीं था, वो तो हमने कंबशन के थ्रू प्रोड्यूस करवाया है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, जैसे मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लिखा है, यहाँ पर वाटर प्रोड्यूस हाइड्रोजन का मालूम कर रहे हैं तो मास ऑफ वाटर लिखेंगे बटा मास ऑफ कंपाउंड
मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, एटॉमिक मास ए फॉर एटॉमिक, एम फॉर मास ऑफ हाइड्रोजन। H2 लिख रहा हूं क्योंकि ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में मौजूद होगा। आ रही है समझ? मॉलिक्यूलर मास mm लिख रहा हूं, mm, क्योंकि वाटर क्या क्या है, मॉलिक्यूल की फॉर्म में मौजूद है। यहां पर भी मॉलिक्यूलर मास लिख दें, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल की फॉर्म में। m फॉर मॉलिक्यूलर, m फॉर मास ऑफ वाटर, इसको भी क्या करते हैं 100 के साथ मल्टीप्लाई करें, आपके पास क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन का परसेंटेज आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, हमारे पास कंपाउंड में कार्बन था, हाइड्रोजन था और ऑक्सीजन था, इन दो की परसेंटेज तो हमने मालूम कर ली। हमने क्या करना है, अब ऑक्सीजन की परसेंटेज मालूम करनी है। कैसे मालूम करेंगे, किस चीज की, ऑक्सीजन की। आप देखें कार्बन किस में कन्वर्ट हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड में। हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हुआ, वाटर में। हमारे पास इनके मासेस प्रोड्यूस हुए, हमने उसके थ्रू इनका क्या निकाल लिया, परसेंटेज निकाल ली। लेकिन ऑक्सीजन का कोई अल्टरनेट कंपाउंड ही नहीं मिला हमें, कंबस्शन एनालिसिस में ऑक्सीजन का तो कोई अल्टरनेट कंपाउंड नहीं मिला ना। फिर इसकी हमने परसेंटेज कैसे मालूम करनी है, इसकी परसेंटेज हम इनकी जो कार्बन की और हाइड्रोजन की परसेंटेज मालूम हुई है हमें, उसके डिफरेंस से निकालेंगे। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन यहां पर 100 लिखें, 100 में से माइनस करें किस चीज की परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। इन दोनों की जो परसेंटेज आएगी उनको आपस में जमा करने के बाद 100 में माइनस करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगी। ये था कंबस्शन एनालिसिस। इसी फार्मूला के थ्रू जो इसका रिलेटेड न्यूमेरिकल है वो दिया गया है, न्यूमेरिकल को हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करने लगे। आपके पास मेरे वीडियो लेक्चर अवेलेबल हैं टॉपिक वाइज 1 by 1 सारे वीडियो लेक्चर पहले चैप्टर के अवेलेबल हैं, आप वहाँ से न्यूमेरिकल देख सकते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ थ्योरी को या जो फार्मूलाज हैं उनको डिस्कस करते हैं, या जो जनरल फार्मूलाज हैं वो देखेंगे कि परसेंटेज कैसे मालूम करनी है, नंबर ऑफ मोल कैसे मालूम करने हैं, इनके फार्मूलाज बताएंगे। हम इनके न्यूमेरिकल को यहाँ पर सॉल्व करके अगर डिस्कस करना चाहें तो जो वीडियो लेक्चर है ये बहुत लेंथी हो जाएगा, जिसकी वजह से आप जो न्यूमेरिकल हैं उनको मेरे टॉपिक वाइज लेक्चर से देख सकते हैं जो ऑलरेडी अवेलेबल है यूट्यूब पर, इसको देख लें। ये था इंपेरिकल फार्मूला से रिलेटेड। अब हम डिस्कस करने लगे हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला को। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? इंपेरिकल फार्मूला ये था कि वो सिंपल होल नंबर रेशियो के बारे में हमें बताता था। जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है ये एग्जैक्ट नंबर के बारे में बताता है कि कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ एटम मौजूद हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या बताता है? टेल अस अबाउट द एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, के किसी कंपाउंड में एग्जैक्ट नंबर एलिमेंट के क्या क्या हैं ये हमें बताता है। जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है ये सिंपल मल्टीपल है किसका? इंपेरिकल फार्मूला का। अब हमने ये n कैसे डिटरमाइन करना है, ये हमें कैसे पता चलेगा कि किस नंबर n है हमारे पास? मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास किसको कह सकते हैं?
डिवाइडेड बाई एम्पेरिकल फार्मूला मास। अच्छा, ये मॉलिक्यूलर मास तो हमें कंपाउंड का दिया गया होगा। एम्पेरिकल फार्मूला मास कैसे मालूम करते हैं? अब एक एग्जांपल हम लेते हैं एम्पेरिकल फार्मूला मास मालूम करने के लिए, फिर हम देखते हैं कि एम्पेरिकल फार्मूला मास को कैसे डिटरमाइन किया जा सकता है। हमारे पास एक कंपाउंड है C3H3O, ये आपके न्यूमेरिकल एग्जांपल में दिया गया है टेक्स्ट बुक में। हमने इसका क्या मालूम करना है? एम्पेरिकल फार्मूला मास मालूम करना है। इसका क्या करना है? एम्पेरिकल फार्मूला मास मालूम करना है। डिटरमाइन यहां पर लिख लेते हैं, डिटरमाइन कैसे डिटरमाइन करेंगे? हमने इस कंपाउंड का एम्पेरिकल फार्मूला मास डिटरमाइन करना है। कार्बन का एटॉमिक मास क्या है? 12 है। इसको मल्टीप्लाई कर दें, जितने कार्बन मौजूद हैं, 3 कार्बन मौजूद हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई करें। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है? 1.008 है। कितने हाइड्रोजन मौजूद हैं? इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करें। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है? 16 है। कितने ऑक्सीजन मौजूद है? 1 ऑक्सीजन मौजूद है, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। क्या डिटरमाइन कर रहे थे? एम्पेरिकल फार्मूला मास डिटरमाइन कर रहे हैं। हमने कार्बन का जो एटॉमिक मास था उसको मल्टीप्लाई किया जितने कार्बन एटम मौजूद हैं कंपाउंड में उसके साथ। उसके बाद हाइड्रोजन के एटॉमिक मास को मल्टीप्लाई किया इस कंपाउंड में मौजूद हाइड्रोजन की तादाद के साथ। ऑक्सीजन के एटॉमिक मास को क्या किया? मल्टीप्लाई किया ऑक्सीजन के नंबर के साथ जो इस कंपाउंड में मौजूद हैं। अब इन सभी को क्या करना है? मल्टीप्लाई करने के बाद इनके जो आंसर है उनको आपस में क्या करना है? जमा करना है। हमारे पास जो आंसर आएगा वो है 55.05 अपना ग्राम पर मोल। ये आया हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला मास। समझ आ गई? एम्पेरिकल फार्मूला मास कैसे डिटरमाइन करना है मैंने आपको एग्जांपल से के थ्रू समझा दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी और किसी भी कंपाउंड का आप एम्पेरिकल फार्मूला मास इसके इस तरह मालूम कर सकते हैं। एटम के एटॉमिक मास के बारे में आपको पता होना चाहिए, कंपाउंड में मौजूद उसके नंबर के बारे में पता होना चाहिए। उनको आपस में मल्टीप्लाई करें, फिर जो आंसर हैं उन कंपाउंड के एलिमेंट के आंसर्स को, जो एटॉमिक मासेस के आंसर हैं उनको आपस में जमा करें। जमा करने के बाद आपके पास एम्पेरिकल फार्मूला मास आ जाएगा। अब एन कैसे मालूम करना है? हमारे पास हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है ना, एम्पेरिकल फार्मूला को मल्टीप्लाई करके एन के साथ। एन का नंबर हमें पता होगा तभी हम मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकेंगे ना। एम्पेरिकल फार्मूला का प्रोसेस हमने सारा देख लिया है। अब एन क्या है? एन है मॉलिक्यूलर मास, या इसको मोलर मास भी कह सकते हैं। एम्पेरिकल फार्मूला मास हमने मालूम करना सीख लिया है। मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। आपने यहाँ पर मॉलिक्यूलर या मोलर मास की वैल्यू लिखनी है, एम्पेरिकल फार्मूला मास के ऊपर उसको डिवाइड करना है। जो आंसर है एन का यहाँ पर वो आंसर लिखना है। एन वाला 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, जो भी है उसको एम्पेरिकल फार्मूला के साथ मल्टीप्लाई करना है। आपके पास क्या आ जाएगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा उस कंपाउंड का। इसको देख लें। मॉलिक्यूलर फार्मूला की डिटर्मिनेशन, हमने मोल को और एवोगाड्रो नंबर को एक साथ लेके चलना है। पहले हमें पता होना चाहिए मोल क्या है। किसी एटम का जो एटॉमिक मास है अगर उसके साथ ग्राम लगा दें वो क्या हो जाएगा? मोल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल कार्बन है हमारे पास, कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो क्या है? 12 है। 12 के साथ हम ग्राम लगा दें, ये क्या हो जाता है? 1 मोल के इक्वल हो जाता है। किसी मॉलिक्यूल का जो एटॉमिक मास है, फॉर एग्जांपल हमारे पास मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन, सॉरी वाटर। वाटर का जो एटॉमिक मास है 18 है।
किसी मॉलिक्यूल के एटॉमिक मास के साथ अगर हम क्या लगा दें, ग्राम लगा दें, ये भी क्या हो जाएगा, 1 मोल के बराबर हो जाएगा। किसी आयनिक कंपाउंड का जो फार्मूला यूनिट है, फॉर एग्जांपल NaCl, इसके साथ हम क्या लगा दें, फार्मूला यूनिट के एटॉमिक मास के साथ हम क्या लगा दें, ग्राम लगा दें, हमारे पास क्या आ जाएगा, मोल आ जाएगा। अब सोडियम का क्या है एटॉमिक मास, 23 है, क्लोरीन का क्या है 35.5 है, ये टोटल कितना बन जाएगा, इसका जो फार्मूला यूनिट का मास बनेगा इसको 58.5, अगर इसके साथ ग्राम लगा दें ये क्या हो जाएगा, 1 मोल के इक्वल हो जाएगा। आइए समझ। अब एवोगाड्रो नंबर क्या है, 1 मोल में हमने नंबर ऑफ पार्टिकल को डिटरमाइन करना है। अब पार्टिकल इतना बड़ी चीज है नहीं, एटम, आयंस, मॉलिक्यूल, फार्मूला यूनिट इतनी बड़ी चीज नहीं है जो हमें आंख से नजर है और हम उनको अलग अलग करके गिन सकें। हमारी सहूलत के लिए, हमें फैसिलिटेट करने के लिए हमें एक मोल में मौजूद पार्टिकल के लिए एक नंबर फिक्स कर दिया गया है जिसको कहते हैं एवोगाड्रो नंबर। जो 1 मोल है उसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं, 6.02 10⁻23 एटम्स। ये मॉलिक्यूल है। 1 मोल वाटर में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे वाटर के, 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल। फार्मूला यूनिट है, 1 मोल फार्मूला यूनिट में NaCl के कितने फार्मूला यूनिट होंगे, 6.02 10⁻23 फार्मूला यूनिट। ये चीजें हैं फिक्स। 1 मोल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं, एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं। एवोगाड्रो को हम रिप्रेजेंट करते हैं Na के साथ। अब ये था हमारे पास मोल और एवोगाड्रो नंबर। अब हमने ये देखना है कि हमारे पास मोल को डिटरमाइन करने के लिए, नंबर ऑफ मोल को डिटरमाइन करने के लिए कौन से डिफरेंट फार्मूलाज मौजूद हैं वो हम डिस्कस करते हैं। नंबर ऑफ मोल को हम, नंबर ऑफ मोल लिखने की बजाय मैं यहाँ पर सिर्फ मोल लिख रहा हूँ, मोल, ताकि टाइम बच सके। मोल को हम डिटरमाइन कर सकते हैं इस चीज के थ्रू, अगर हमें पार्टिकल गिवन हो, हमें नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन हो, तब पहले हम देखते हैं सिंपल से चलते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल की तरफ बाद में चलेंगे। पहले ये देखें कि जो मोल है, एलिमेंट का नंबर ऑफ मोल हमने क्या करना है, डिटरमाइन करना है। कैसे डिटरमाइन करेंगे, जो हमें मास दिया गया होगा एलिमेंट का, उसको हमने डिवाइड करना है उसके एटॉमिक मास के ऊपर। इस तरह हमारे पास क्या आएंगे, नंबर ऑफ मोल आएंगे, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। जो मास हमें ग्राम में दिया जाएगा उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे हम किसके ऊपर, एटॉमिक मास के ऊपर। हमारे पास नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल हमें जो कार्बन है हमारे पास, ये हमें दी गई है 6 ग्राम, हमने इसमें नंबर ऑफ मोल मालूम करने हैं। 6 ग्राम दी गई ना, मास में दिया गया 6 ग्राम। एटॉमिक मास कितना बनता है इसका, कार्बन का एटॉमिक मास है 12 ग्राम पर मोल। अब ग्राम ग्राम के साथ कैंसिल हो जाएगा, 6 को डिवाइड करेंगे 12 के ऊपर, हमारे पास क्या आंसर आएगा, 0.5। ये मोल ऊपर जाएगा, जमा में हो जाएगा मोल। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो 6 ग्राम कार्बन है उसमें कितने नंबर ऑफ मोल मौजूद है, 0.5 नंबर ऑफ मोल मौजूद है। अब हमने क्या देखना है, हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है उसका हमें एटॉमिक नंबर ऑफ ग्राम दिए गए हैं, हमने क्या करना है, उसके मॉलिक्यूलर मास के ऊपर डिवाइड करना है। मोल मास इन ग्राम
ग्राम में जो मास दिया जाएगा, उसके बाद मोलर मास के ऊपर क्या कर दें, इसको डिवाइड कर दें, आपके पास नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल वाटर है, वाटर हमें दिया गया है कितना ग्राम मोल, वाटर हमें दिया गया है H2O 9 ग्राम। हमने क्या करना है, 9 ग्राम वाटर में नंबर ऑफ मोल मालूम करने हैं। मास कितना दिया गया, 9 ग्राम दिया गया है। मोलर मास क्या बनता है वाटर का, वाटर का मोलर मास बनता है हमारे पास 18 ग्राम पर मोल। ग्राम को ग्राम के साथ कैंसिल करें, 9 को डिवाइड करें 18 के ऊपर, आपके पास आंसर आएगा 0.5। ये मोल ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा मोल। इसका मतलब यह है कि हमारे पास जो वाटर 9 ग्राम वाटर है उसमें नंबर ऑफ मोल कितने पाए जाते हैं, 0.5 मोल पाए जाते हैं। अब फार्मूला यूनिट के लिए क्या करना है, हमने फार्मूला यूनिट के लिए फॉर एग्जांपल हमें मोल मालूम करने हैं। वो हमें कहते हैं कि जो आपके पास NaCl है, क्या NaCl हमारे पास मौजूद है कितना, 29.25 ग्राम। इतना हमारे पास NaCl मौजूद है, हमें वेट करके इतना NaCl दिया गया। वो कहते हैं आपने क्या करना है, इसमें नंबर ऑफ मोल मालूम करना है, मास ग्राम में जो दिया गया है। उसके बाद फार्मूला मास के ऊपर क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, हमारे पास क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल निकल आएंगे NaCl के। कितना मास है, 29.25 ग्राम दिया गया है। फार्मूला मास कितना बनता है इसका, 58.5 ग्राम पर मोल। ग्राम ग्राम के साथ कैंसर, 29.25 को डिवाइड करेंगे 29.25 को डिवाइड करेंगे 58.5 ग्राम के ऊपर, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, नियर अबाउट 0.5 मोल आएगा। इस तरह हम किसी फार्मूला यूनिट को जिसका हमें मास दिया गया हो ग्राम में, उसके मोलर फार्मूला मास के ऊपर उसके दिए गए ग्राम को हम डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं। ये तो थे 3 सिंपल फार्मूलाज मोल की डिटर्मिनेशन के लिए। अब हमने ये देखना है, हमें वॉल्यूम दिया गया हो तब हमने नंबर ऑफ मोल कैसे मालूम कर सकते हैं, हमें नंबर ऑफ पार्टिकल दिए गए हो हम नंबर ऑफ मोल कैसे मालूम कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम अभी डिस्कस करते हैं, इसको देख लें। अब हम डिस्कस करेंगे, अगर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल दिए गए हम मोल कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, या हमें किसी चीज का वॉल्यूम दिया गया है तब हम नंबर ऑफ मोल कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। मोल, नंबर ऑफ मोल, अगर हमें दिए जाए नंबर ऑफ पार्टिकल के इतने नंबर ऑफ पार्टिकल मौजूद हैं, आप बताएं कि टोटल नंबर ऑफ मोल कितने बनेंगे। अब आपने क्या करना है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर 6.02 10⁻23 को क्या कहते हैं, एवोगाड्रो नंबर। जितने आपको नंबर ऑफ पार्टिकल दिए गए आपने क्या कर देना है, उसको सिंपल एवोगाड्रो नंबर के ऊपर डिवाइड करना है, आपके पास नंबर ऑफ मोल आ जाएगा। अगर आपको दिया जाए वॉल्यूम, अब आपने नंबर ऑफ मोल कैसे मालूम करने हैं, गिवन वॉल्यूम जो वॉल्यूम है आपने इसको क्या करना है, डिवाइड कर देना है मोलर वॉल्यूम के ऊपर। जो आपको वॉल्यूम दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं कि आपके पास जो वॉल्यूम है गिवन ये है किसी भी चीज का,
आपने इसमें मालूम करना है नंबर ऑफ मोल कितने हैं, आपने वॉल्यूम को डिवाइड कर देना मोलर वॉल्यूम के ऊपर, आपके पास नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे। अब हमें ये चाहिए था कि मोल, एवोगाड्रो नंबर और मोलर वॉल्यूम को क्या करें, एक साथ डिस्कस करें। चलिए हम अभी देख लेते हैं मोलर वॉल्यूम क्या है। मोलर वॉल्यूम क्या है? दी वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी इज नोन एज मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम की जो वैल्यू है वो क्या है? 22.414 dm3। ये मोलर वॉल्यूम। किसी भी गैस का इतना वॉल्यूम अपने अंदर कितना मोल रखता है? 1 मोल रखता है। 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल कितने आते हैं? एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल आते हैं। हम इनको आपस में रिलेट कर देते हैं। आप 1 मिनट के लिए इसको देख लें। वन मोल यहाँ पर क्या कर रहे कर ले मोलर वाला। 1 मोल किसी भी गैस का कितने नंबर ऑफ पार्टिकल अपने अंदर रखता है? एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल 6.02 10⁻23। अब कितने नंबर ऑफ पार्टिकल 1 मोलर वॉल्यूम में मौजूद हो सकते हैं, उसकी वैल्यू क्या है? (22.414 dm3 किसी भी गैस का अपने अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल रखता है? 6.02 10⁻23। और ये 6.02 10⁻23 किसके इक्वल है? 1 मोल के इक्वल है। ये है हमारे पास मोल, एवोगाड्रो नंबर और मोलर वॉल्यूम की रिलेशन। अभी हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। आप इसको देख लें 1 मिनट के लिए। अब हम डिस्कस करने लगे हैं मोलर वॉल्यूम को। मोलर वॉल्यूम में हम ये डिस्कस करेंगे कि 1 मोल है गैस का, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, उसको कहेंगे मोलर वॉल्यूम। अब हमने देखना ये है हर गैस, अब हमारे पास हाइड्रोजन है, उसका एटॉमिक मास अलग है, हीलियम है अलग है एटॉमिक मास, क्लोरीन का अलग है एटॉमिक मास, उसके बाद नियान का एटॉमिक मास अलग है। क्या ये जो डिफरेंट एटॉमिक मासेस वाली डिफरेंट गैसेस हैं, ये सारे स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर एक ही वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेंगे या इनके मासेस वॉल्यूम को इफेक्ट करेंगे? हमने ये देखना है। मोलर वॉल्यूम क्या है? 1 मोल ऑफ एनी गैस at STP occupies, STP standard temperature and pressure, occupies 22.414 dm3। 1 मोल गैस का स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, इस वैल्यू को कहते हैं मोलर वॉल्यूम। हमने क्या कहा? एनी गैस, इसका मतलब है कोई भी गैस होगी, चाहे उसका एटॉमिक मास कोई भी है, वो इतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर। अब सवाल ये है कि गैस का जो मास है वो वॉल्यूम पर इफेक्ट क्यों नहीं करता? होना तो ये चाहिए था कि कम मास वाली गैस जो अगर इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है तो ज्यादा मास वाली गैस को ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। चाहे गैस का मास कोई भी हो, जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर, वो ऑक्यूपाई करेगी मोलर वॉल्यूम। अब इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन ये है, गैस जो है उसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के, वो एक दूसरे से इतना दूर होते हैं कि इन 2 मॉलिक्यूल्स के दरमियान इन जैसे 300 मॉलिक्यूल और आ सकते हैं। इन गैस की हालत में
मॉलिक्यूल एक दूसरे से कितना दूर होते हैं? इतना दूर होते हैं कि इन जैसे 300 ऐसे मॉलिक्यूल इन दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में आ सकते हैं। जब ये एक दूसरे से इतना दूर होते हैं तब इसका मतलब यह है कि इनका जो मास है वो वॉल्यूम को इफेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि इनमें जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है। अगर डिस्टेंस कम होता या ये एक दूसरे को अपना इनके जो बैलेंस शेल है एक दूसरे को टच कर रहे होते तब क्या होता, इनका जो गैसेस का जो मास था वो इफेक्ट करता वॉल्यूम को। लेकिन ये क्या एक दूसरे से बहुत दूर है, जिसकी वजह से ना ही इनके वैलेंस शेल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ना ही एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को उनके न्यूक्लियस इफेक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से मोलर वॉल्यूम इफेक्ट नहीं होता बाय द मास ऑफ एनी गैस। अब इसको समझ लें अच्छी तरह, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, स्टिशियोमेट्री की तरफ। मैं अर्ज करने लगा हूं, अब हम स्टिशियोमेट्री, some people pronounce stichiometry and other people pronounce tachometry. What is stichiometry? Stichiometry is the branch of chemistry in which we deal with the quantitative relationship between reactant and product. स्टिशियोमेट्री हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है उसके बारे में हमें बताती है। अब स्टिशियोमेट्री की जरूरत क्यों पेश आई? इसकी जरूरत इसलिए पेश आई क्योंकि हमारे पास जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन थी, एक तो वो हमें रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में नहीं बताती, ऊपर से वो जो कंडीशन अप्लाई हो रही है रिएक्शन के ऊपर उसके बारे में भी नहीं बताती। बार दफा हम जो इक्वेशन लिख रहे होते हैं वो ऐसी बेस पर लिख रहे होते हैं कि ऐसी कंडीशन लगा रहे होते हैं जो रिएक्शन में हकीकत में अक्कर ही नहीं हो रही होती। इस वजह से हमने क्या किया, स्टिशियोमेट्री को स्टडी किया। अब जो स्टिशियोमेट्री है इसकी दो कंडीशन है। जब भी हम स्टिशियोमेट्री कैलकुलेशन करते हैं हम ये कंसिडर करते हैं जितने भी रिएक्टेंट हैं वो क्या हो गए, कन्वर्ट हो गए हैं प्रोडक्ट में। क्या कंडीशन है स्टिशियोमेट्री की? ऑल रिएक्टेंट are converted into product. सेकेंड चीज क्या है? सेकेंड चीज है नो साइड रिएक्शन अकर। ये है दो स्टिशियोमेट्री की कंडीशन के जितने भी रिएक्टेंट हमने लिए वो सारे के सारे क्या हो जाए, प्रोडक्ट में चेंज हो जाए, कोई भी साइड रिएक्शन ना हो, मतलब कोई साइड प्रोडक्ट ना बने, तब हम स्टिशियोमेट्री कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब स्टिशियोमेट्री के थ्रू हम मास मोल रिलेशनशिप भी मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक चीज का मास दिया गया, हम दूसरी चीज का मोल मालूम कर सकते हैं, मास मास रिलेशनशिप मालूम कर सकते हैं, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप को भी मालूम कर सकते हैं। ये सारे टॉपिक मैंने कंप्लीटली डिस्कस किए हुए हैं, डीपली डिस्कस किए हुए हैं 1v1 जो लेक्चर मैंने डिलीवर किया हुआ है यूट्यूब चैनल पर। ये आप देख लें कि हम बहुत ही कम वक्त में पूरे चैप्टर को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वजह से हम चाह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ मेन पॉइंट्स को डिस्कस किया जा सके ताकि आपको ये चैप्टर रिमेंबर करने में आसानी हो। आप इसको देख लें, नेक्स्ट चलते हैं। इसको मैं रेज करता हूं, फिर हम देखते हैं कि लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है। लिमिटिंग रिएक्टेंट वो होते हैं जो किसी भी रिएक्शन को स्टॉप करने का सबब बनते हैं। लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है? किसी भी रिएक्शन को स्टॉप करने के लिए लिमिटिंग रिएक्टेंट किरदार अदा करते हैं, क्योंकि उनकी जो अपना प्रेजेंस होती है वो खत्म हो चुकी होती है, रिएक्टेंट टोटली कन्वर्ट हो चुके होते हैं प्रोडक्ट में। बाकी पीछे लिमिटिंग रिएक्टेंट की कोई चीज मौजूद नहीं होती, बस एक्सेस रिएक्टेंट होते हैं। अकेले एक्सेस रिएक्टेंट प्रोडक्ट नहीं बना सकते, बल्कि वो लिमिटिंग रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करके क्या कर रहे होते हैं, प्रोडक्ट बना रहे होते हैं। अब मैं आपको एक जनरल एग्जांपल देने लगा हूं। हमने क्या करना है, कबाब को प्रिपेयर करना है।
हमारे पास जो सॉरी हमें सैंडविच प्रिपेयर करना है। क्या प्रिपेयर करना है? सैंडविच। एक सैंडविच के ऊपर 1 कबाब और 2 स्लाइस लगती हैं ब्रेड की। हमने कबाब सैंडविच प्रिपेयर करना है। हमारे पास टोटल जो कबाब हैं वो कितने हैं? 30 हैं। और जो सैंडविच हैं वो हैं हमारे पास 58 सैंड। अब आप देखें मैंने क्या कहा, एक सैंडविच के सॉरी ये क्या है? स्लाइस है। 58 स्लाइस। हमने क्या करना है? सैंडविच बनाना है। एक सैंडविच के लिए कितना चीजें रिक्वायर है? 1 सैंडविच रिक्वायर 1 कबाब एंड 2 स्लाइस। क्या होगा? एक सैंडविच पर एक कबाब लगेगा और 2 स्लाइस लगेंगी। अब हम देखते हैं कि हमारे पास स्लाइस कितनी है। 58 स्लाइस है। कितने कबाब बन सके, सैंडविच बन सकेंगे? 29 सैंडविच बन सकते हैं इससे। हमारे पास कबाब कितने मौजूद हैं? 30 मौजूद हैं। इसका मतलब 1 कबाब इज रिमेनिंग। इसमें क्या 1 कबाब इज रिमेनिंग, इसमें क्या चीज बाकी रहेगी हमारे पास? सैंडविच बनने के बाद क्या चीज बाकी रहेगी? कबाब। किस चीज की कमी हुई? स्लाइस की कमी हुई, जिसकी वजह से सैंडविच बनने का अमल रुक गया। अब जो स्लाइस है यह लिमिटिंग रिएक्टेंट, इन्होंने रिएक्शन को रोक दिया है, प्रोडक्ट बनाने के अमल को रोक दिया है। कबाब क्या है? एक्सेस रिएक्टेंट है, ये अभी भी बाकी पीछे रह गए हैं। अब हम किसी भी रिएक्शन में एक्सेस रिएक्टेंट क्यों यूज करते हैं? हम एक्सेस रिएक्टेंट इसलिए यूज करते हैं ताकि जो हमारा एक्सपेंसिव लिमिटिंग रिएक्टेंट है, लिमिटिंग रिएक्टेंट को जो एक्सपेंसिव रिएक्टेंट होते हैं उनको क्या करते हैं? कम मिकदार में लेते हैं, और एक्सेस रिएक्टेंट जो सस्ता रिएक्टेंट होता है उसको एक्सेस में लेते हैं ताकि जो कॉस्टली चीज है उसको टोटली कंज्यूम किया जा सके। अभी अजान हो रही है, फिर इंशाल्लाह हम स्टार्ट करते हैं। अजान हो गई। अब हमने डिटरमाइन करना है, आइडेंटिफाई करना है लिमिटिंग रिएक्टेंट को हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डिटरमाइन करना होगा नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। डिटरमाइन मोल ऑफ रिएक्टेंट। उसके बाद आपने क्या करना है? मोल ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम बैलेंस इक्वेशन। अब आप देखें जो नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट सबसे कम दे रहा है वो रिएक्टेंट जिसकी वजह से नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट कम मिल रहे हैं वही क्या होगा? लिमिटिंग रिएक्टेंट। The reactant which is producing less number of mole of product will be the limiting reactant। मैं आपको बार बार कह रहा हूं ये हमारा रिवीजन का सेशन है। मैंने ये जो चैप्टर 1 है इसके सारे टॉपिक्स 1 ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर दिए हुए हैं, आप वहां से जरूर देख लीजिएगा। अब ये आपको रिमेंबर करने में आसानी होगी। जैसे स्टूडेंट के पास शॉर्ट टाइम होता है, कल टेस्ट है, अभी उन्होंने स्टडी करना है, शॉर्ट टाइम है उनके पास, तो वो ये लेक्चर देखकर आसानी से इंशाल्लाह पूरा चैप्टर कवर कर सकते हैं।
अब देखें इसको, फिर हम लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं इस चैप्टर का यील्ड। अब हम देखने लगे हैं यील्ड को। What is yield? The product produced in as a result of chemical reaction is known as yield. कोई भी केमिकल रिएक्शन के नतीजे में हमें जो चीज मिलती है उसको क्या कहते हैं? यील्ड कहते हैं। अब यील्ड की टू टाइप्स हैं, एक है एक्चुअल यील्ड, दूसरी है क्रिटिकल यील्ड। अब ये जो थ्योरेटिकल यील्ड है, आप इसको पहले समझे। थ्योरेटिकल यील्ड हम कंसीडर करते हैं थ्रू आर इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। हम रिएक्टेंट लेते हैं, उनके नंबर ऑफ मोल देखते हैं कि फॉर एग्जांपल 2 मोल लिए हैं हमने रिएक्टेंट, हम समझते हैं कि ये 2 मोल कन्वर्ट हो जाएंगे 2 मोल प्रोडक्ट में। ये है एक थ्योरी। हम ऐसा सोचते हैं कि 2 मोल रिएक्टेंट क्या हो रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं 2 मोल प्रोडक्ट में। ये क्या है? थ्योरी है। जब हम एक्चुअल में क्या करवाते हैं, रिएक्शन करवाते हैं, तो ये जो एक्चुअल यील्ड है, हमने 2 मोल रिएक्टेंट लिए हुए थे, हमें 2 मोल प्रोडक्ट नहीं मिली, इसको कहते हैं एक्चुअल यील्ड। एक्चुअल यील्ड क्या है? जो हकीकत में जो हमारे पास प्रोडक्ट आती है उसकी कितना मिकदार है, उसको कहते हैं एक्चुअल यील्ड। क्रिटिकल यील्ड ये है जो हम सोचते हैं कि हम इतना मोल ले रहे हैं, इतना इसके बराबर ही मोल में क्या होगी, प्रोडक्ट में मिलेगी। जो क्रिटिकल यील्ड है वो क्या होती है? ऑलवेज हायर देन एक्चुअल यील्ड। क्रिटिकल यील्ड क्या होती है? एक्चुअल यील्ड की निस्बत क्रिटिकल यील्ड हमेशा ज्यादा होती है, क्योंकि ये थ्योरी पर बेस होती है। ऊपर से जो एक्चुअल यील्ड है इसकी कम होने की रीजन ये भी हो सकती है, जो पर्सन केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करवा रहा है वो उसके पास इतना एक्सपर्टीज ना हो, उसकी शॉर्ट कमिंग्स की वजह से जो एक्चुअल यील्ड है वो कम आ सकती है। या फिर रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद हम प्रोडक्ट को सेपरेशन के लिए डिस्टिलेशन के थ्रू सेपरेट करते हैं, फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेशन करते हैं, या जो बाकी प्रोसेस है सेपरेशन के, हम प्रोडक्ट को सेपरेट करने के लिए ये प्रोसेस यूज करते हैं। इन प्रोसेस में भी क्या हो सकती है, हमारी प्रोडक्ट लॉस हो सकती है, या और वजह ये भी हो सकती है एक्चुअल यील्ड कम होने की, जो साइड रिएक्शन है वो अकर हो सकता है। एक्चुअल यील्ड क्यों कम आ रही है? एक तो जो सेपरेशन प्रोसेस है, सेपरेशन टेक्निक्स, उनकी वजह से भी कम आ सकती है। दूसरी, क्योंकि हम थ्योरेटिकल यील्ड में तो हम ना सेपरेशन टेक्निक्स को देख रहे होते हैं कि उसमें प्रोडक्ट लॉस हो सकती है, ना ही हम जो पर्सन काम कर रहा है उसकी एक्सपर्टीज को मद्देनजर रखते हैं, और ना ही हम साइड रिएक्शन के बारे में सोचते हैं। लेकिन एक्चुअल यील्ड में ये सारी चीजें काउंट की जाती हैं, जिसकी वजह से एक्चुअल यील्ड कम हो सकती है। ये था हमारा इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आप सबको इंशाल्लाह अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज। अपने इस लेक्चर में मैंने चैप्टर फर्स्ट के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको डिटेल से डिस्कस किया है। जितना रीजन बनती हैं, जितने पॉसिबल क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे डिस्कस किए गए इस लेक्चर में। आपको टेस्ट में अगर कोई डिफिकल्टी आ रही है या आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा तो वो मेरे चैनल से आप देख सकते हैं। अगर आपको मेरी अच्छे तरीके से समझ आ रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि हर नई आने वाला लेक्चर आप तक आसानी से पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।